नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा मैं नेहा जायसवाल कक्षा 12 की अर्थशास्त्र विषय की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग अर्थशास्त्र के पहले पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन हम 2 भागों में कर रहे हैं। इस पहले भाग में हम जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और उत्पादन संभावना वक्र। तो इसे समझने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। बच्चों देखिए, ये अर्थव्यवस्था आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसलिए आज हम इसे बहुत शॉर्ट में समझते हुए चलते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली या संगठन है जिसमें एवं जिसके द्वारा जनसाधारण को अपनी आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था का आशय उस क्षेत्र से है जिसमें उत्पादन की वो सभी इकाइयां सम्मिलित होती हैं जिससे एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है। जैसे कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, कोई उद्योग में काम करता है, एक शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सभी लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रक्रियाएं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: उत्पादन, उपभोग और निवेश। वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं अर्थव्यवस्था में हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 आपकी प्रक्रियाएं हैं जो मुख्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था में संचालित होती। उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन में वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता का सृजन किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु या सेवा को हम उपयोगी बनाते हैं, उसमें तुष्टि गुण का सृजन करते हैं। इससे हमें आय भी प्राप्त होती है। जबकि उपभोग क्या है? उपभोग में हम वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। उत्पादन से जो भी आय हमको प्राप्त होती है उसे हम उपभोग पर व्यय करते हैं। कुछ हिस्सा हम उपभोग पर व्यय करते हैं और बाकी जो हिस्सा बचता है उसे हम कहते हैं बचत, और उस बचत को हम निवेश करते हैं। ये निवेश क्या है? निवेश देखिए बचत का ही एक रूप है जो कि भविष्य में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि उत्पादन से जो भी आय एक व्यक्ति को प्राप्त होती है वह उसे उपभोग और निवेश पर प्रयोग करता है। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उत्पादन, निवेश, उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये 3 चीजें हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्य प्रक्रिया पाई जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था का कार्य उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को इस ढंग से संगठित करना होता है जिसके फलस्वरूप समाज की विभिन्न इकाइयों को अपनी आजीविका उपलब्ध हो सके। ठीक है? अब बच्चों हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। यानी कि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो, इन सभी पर एक केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण
होता है, जैसे जो कि समाज के अधिकतम हित के लिए हो। हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा प्रतीत होता है किसी अर्थव्यवस्था में कि शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, तो ऐसे में यह केंद्रीय सत्ता निजी क्षेत्र को विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर वो स्वयं ही सार्वजनिक क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना कर सकती है। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है या जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है, और इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक सक्रिय होते हैं। इसका उदाहरण हमारा चीन देश है। बाजार अर्थव्यवस्था में देखेंगे बच्चों, तो बाजार अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। यानी कि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनमें जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका निर्धारण, यानी जो भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो भी कीमत का निर्धारण है या जो भी चीजें हैं, वो बाजार की शक्तियां मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकार या जो केंद्रीय सत्ता होती है वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लेजिस फेयर इकोनॉमी या मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका उदाहरण है अमेरिका और जर्मनी जैसे देश। उसके बाद है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह केंद्रीकृत और बाजार दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था का मिश्रित स्वरूप है। इसमें बाजार और केंद्रीकृत दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। इन दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही सह अस्तित्व पाया जाता है। यानी कि यहां पर जैसे उपभोक्ता वस्तुएं हैं तो उनका उत्पादन निजी क्षेत्रों में हो रहा है और उनकी कीमत आदि का निर्धारण बाजार की शक्तियां मांग पूर्ति द्वारा होता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं या राष्ट्र हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन सरकार स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में करती है, जैसे कि रक्षा उपकरण आदि। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें केंद्रीकृत और बाजार अर्थव्यवस्था दोनों के ही मुख्य मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है हमारा भारत देश। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अर्थव्यवस्था के प्रकार की। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। बच्चों, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो, बाजार अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इन तीनों ही अर्थव्यवस्था में ये केंद्रीय समस्याएं पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई भी किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, और ये जो प्रश्न है ये बेसिकली संबंधित है आपकी वस्तु की प्रकृति और मात्रा से, यानी कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। वस्तु हमारी जो है वो आवश्यक वस्तु का उत्पादन करें हम, या विलासितापूर्ण वस्तु का उत्पादन करें। हम कृषि आधारित वस्तु का उत्पादन करें या औद्योगिक उत्पाद का उत्पादन करें। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें, या फिर सैन्य उपकरण का
उत्पादन करें। यानी कि अर्थव्यवस्था को यह डिसाइड करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, आवश्यक वस्तु का उत्पादन करे, विलासिता का करे, कृषि वस्तु का उत्पादन करे कि औद्योगिक उत्पाद का उत्पादन करे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करे या सैन्य वस्तुओं का उत्पादन करे। तो क्या उत्पादन करे और कितना उत्पादन करे, किस मात्रा में उत्पादन करे, यह समस्या है हमारी, क्या उत्पादन किया जाए, जो कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को फेस करनी पड़ती है। दूसरी जो समस्या है वो है कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम देखेंगे ये जो समस्या है ये आपकी तकनीक के चयन से जुड़ी है। ये समस्या आपके तकनीक के चयन की समस्या है। इसमें देखिए, जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो मुख्यतः दो तकनीक पर डिपेंड करता है। एक होती है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी होती है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में मानव श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी यानी मशीनों आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था को यह डिसाइड करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में या पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करे। इसके बाद जो तीसरी समस्या है वो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि फॉर whom टू प्रोड्यूस। यह समस्या हमारी संबंधित है राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण से। बच्चों, जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है वो उत्पादन के समस्त साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है। तो इन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, यानी जो इससे मौद्रिक आय प्राप्त होती है, इसका वितरण उत्पादन के इन साधनों में, कौन कौन से साधन है उत्पादन के? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो अर्थव्यवस्था को यह डिसाइड करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि उत्पादन के इन साधनों में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस को किस प्रकार से राष्ट्रीय उत्पाद का वितरण किया जाए। यानी कि भूमि को कितना लगान प्राप्त हो, पूंजी को कितना ब्याज देना चाहिए, श्रम को कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, और साहस को कितना लाभ मिलना चाहिए। यानी कि अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या होती है कि वो उत्पादन के इन भिन्न साधनों को उत्पादन में से उनके उत्पादन का कितना पारिश्रमिक, पारितोषिक या उनके प्रतिफल प्रदान करे। इसे हम कार्यात्मक वितरण की समस्या भी कहते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। अब इन समस्याओं को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन उत्पादन संभावना वक्र को समझने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि उत्पादन संभावना वक्र इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित हैं और उत्पादित होने वाली वस्तुएं व सेवाएं असीमित हैं। इसलिए इन उत्पादन के साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच में अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है। इसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के भी विभिन्न संयोग भी हमें मिलते हैं, यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हमें करना, उनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो यदि इन संभावनाओं को हम रेखा चित्र से प्रदर्शित करें तो वो हमारा उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो देखिए, इसे उत्पादन संभावना वक्र
एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुओं के सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं यानी कि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को प्रदर्शित करता है, जबकि संसाधन व उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। कहने का मतलब कि जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, दो वस्तुओं का यदि उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में हो रहा है तो जो भी हमारी टेक्निक, अगर जिस प्रकार के संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनसे सरकार को या एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि दो वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहा है तो उसके किस संयोग का उत्पादन वो करे। तो इस ये उत्पादन संभावना वक्र, पहले हम इसकी मान्यताओं को समझ लेते हैं, फिर इसको हम तालिका और चित्र के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। कि पहली चीज है कि उत्पादन संसाधनों की मात्रा स्थिर है। दूसरी मान्यता कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है। और तीसरा है संसाधनों को पूर्णतः उपयोग में लिया जा रहा है। यानी जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, ये इन मुख्य तीन मान्यताओं पर आधारित है। आइए अब हम इसको तालिका के माध्यम से समझते हैं। हम मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, गेहूं और मशीन। तो जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, उनका पूर्णतः प्रयोग करके जो संभावनाएं हैं उत्पादन की, वो हैं पहले संभावना ए कि हम उन साधनों से 15,000 मशीनों का उत्पादन करें केवल, और गेहूं का उत्पादन ना करें। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, जो दूसरी उत्पादन संभावना है, वो ये है कि हम 14 यूनिट मशीन की उत्पादित करें, यानी कि 14,000 मशीनों का उत्पादन करें और 1 लाख क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें। तीसरी संभावना है कि हम 12,000 मशीनों का उत्पादन करें और 2 लाख क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें। इसी प्रकार से चौथी संभावना है कि हम 9,000 मशीन का उत्पादन करें और 3 लाख क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें। इसी तरीके से पांचवा जो हमारा उत्पादन संभावना है कि हम 5,000 मशीनों का उत्पादन करें और 4 लाख क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें। और छठी संभावना जो है उत्पादन की, वो है कि हम 5 लाख क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को इन उत्पादन संभावनाओं में से जो उसके लिए सर्वोत्तम हो, उसका चयन करना पड़ता है। तो इसे हम वक्र के रूप में अगर देखें, ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष 0, x अक्ष पर हम गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं एवं y अक्ष पर हम मशीन का उत्पादन ले रहे हैं। मशीन की संख्या 1000 में है और गेहूं की संख्या लाख क्विंटल में। अब देखिए, जो हमने इस तालिका में देखी कि ये A, B, C, D, E और F, ये विभिन्न उत्पादन संभावनाएं हमारे सामने हैं, जो कि उत्पादन संभावना वक्र में हमको क्लियरली दिखाई पड़ती है। A, B, C, D, E और F। अब देखिए, एक अर्थव्यवस्था, ये जो पीपीसी हमारा है, ये जो उत्पादन संभावना वक्र हमारा है, यह दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों में A, B, C, D, E या F, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को, किसी भी विकल्प को उत्पादन के लिए चुन सकती है। और इनमें से यहां पर जो भी हमारे
रिसोर्सेज हैं वो पूर्णतः उपयोग में लाए जा रहे हैं। और इस पर एक अर्थव्यवस्था, चाहे वो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो, बाजार अर्थव्यवस्था हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इनमें से वो किसी भी विकल्प का चयन कर सकती है। इस पीपीसी में हम दो बिंदु और देखते हैं। एक ये हमारा हो गया जी बिंदु और एक ये हो गया हमारा एच बिंदु। अब अगर इस बिंदु को हम देखें तो क्या यहां पर उत्पादन की स्थिति कैसी है? देखिए, ये जो जी बिंदु है ये यह प्रदर्शित करता है कि जो उत्पादन के लिए हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं अर्थव्यवस्था में, उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि उनका न्यून उपयोग हो रहा है या अल्प उपयोग हो रहा है। जबकि ये एच बिंदु ये दर्शाता है कि ये क्या है, ये एक अप्राप्य संयोग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम इस बिंदु को अचीव कर सकें। इस एच बिंदु को हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। अब हम उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी और केंद्रीय समस्याओं को साथ में देखते हैं कि किस प्रकार पीपीसी इन केंद्रीय समस्याओं को हल करने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, पहली समस्या जैसे हमारी थी कि क्या उत्पादन करें, तो इसमें पीपीसी के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि यदि सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या उत्पादन करें, तो अगर वो आवश्यक वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उसको ये पता चलेगा कि आवश्यक वस्तु का उत्पादन करने में उसे जो सैन्य वस्तु हैं उनमें कितनी कमी करनी पड़ेगी। इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो हमने अभी तालिका के माध्यम से देखा, तो उसको ये पता चल जाएगा कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में उन्हें कितनी कमी करनी पड़ेगी। दूसरा, पीपीसी तथा कैसे उत्पादन करें, जो कि हमारी तकनीक के चयन की समस्या थी। इसमें पीपीसी की मदद से हमें यह पता चलता है कि यदि हम पूंजी प्रधान तकनीक को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो पूंजी प्रधान तकनीक को बढ़ाने पर हमें श्रम प्रधान तकनीक की कितनी इकाइयों को कम करना पड़ेगा। यानी पूंजी प्रधान तकनीक अगर बढ़ा रहे हैं हम, तो श्रम प्रधान तकनीक में कितने को श्रम को कम करना पड़ेगा, यह हमें पीपीसी के माध्यम से पता चल सकता है। इसके बाद पीपीसी तथा किसके लिए उत्पादन करें में, पीपीसी के माध्यम से यहां अर्थव्यवस्था में यह समझ में आ सकता है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का वितरण हो रहा है वो किस प्रकार किया जाए जिससे कि किसी एक को बदतर किए बगैर हम किसी अन्य व्यक्ति को हम बेहतर बना सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय उत्पाद का वितरण है वो किस प्रकार से किया जाए कि समान रूप से, समान तरीके से लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो बच्चों, आज हमने पाठ परिचय के इस अध्याय के भाग 1 में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं, इनकी केंद्रीय समस्याएं क्या हैं और उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो इसके बाद बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, केंद्रीकृत तथा बाजार अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं तथा उत्पादन संभावना वक्र क्या है। बच्चों,